देखते हैं लास्ट में अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शन पढ़ चुके थे, एक E2 एलिमिनेशन, एक E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, फिर अगर रीअरेंजमेंट हो तो रीअरेंजमेंट होता है। बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही आपके दिमाग में चलना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है, E1, E2 और EI। EI मतलब इंट्रामोलिकुलर। E1 दो स्टेप में होता है, पहले में कार्बोकैटायन बनता है। जब जब कार्बोकैटायन बनता है तब तब अगर ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही हो तो रीअरेंजमेंट भी होता है, स्टेबिलिटी नहीं आए तो फिर नहीं होगा। ठीक है। फिर अगले में एल्कीन बनती है सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप आरडीएस होती है, सेकंड स्टेप इसकी फास्ट स्टेप होती है। फिर एक होता है, अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल में OH जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। एसिडिक मीडियम मिलते ही OH कन्वर्ट हो जाता है H2O में। H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हाँ जी। फिर E2 एलिमिनेशन, वो सिंगल स्टेप में होता है, उसमें बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना। डिहाइड्रोहेलोजनेशन अपन ने पढ़ा था, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। इसके लिए अपन रिएजेंट जो यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, OH माइनस से ज्यादा अच्छा बेस होता है NH2 माइनस, उससे ज्यादा अच्छा बेस होता है CH3 माइनस। और राइट नाउ अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में रिएक्शन की जो रेट है वो बनने वाली एल्कीन के प्रोडक्ट जो बनेगा एल्कीन, उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर एल्कीन सेम बनती है तो E1 में कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अभी अपन इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा अब देखो ये कब होता है, फ्लोरीन जो होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो जब भी रिएक्शन में फ्लोरीन होगा सबसे पहले वहां कार्ब एनायन बनाना पड़ेगा, कार्ब एनायन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जैसे यहां फ्लोरीन था, अब H+ हटा के एक बार तो एनायन यहां बनाया जाए, एक बार एनायन यहां बनाया जाए, तो यहां वाला एनायन कम स्टेबल होगा क्योंकि इसके बगल में CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई। ठीक है, तो ये 2 डिग्री एल्काइल है, 2 डिग्री एल्काइल स्टेबल नहीं होता है, मतलब कम स्टेबल होता है एनायन। और ये जो एनायन बनेगा ये 1 डिग्री एनायन है, 1 डिग्री एनायन क्या बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है मोर स्टेबल है, अब ये लोन पेयर अटैक करेगा और अब यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। इसे बोलते हैं E1 CB मैकेनिज्म, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस, H+ रिलीज करने के बाद में। ठीक है, तो अपन ने ये रिवाइज किया, तो यहां पर इस केस में क्या बनेगा, ये जो सेटजेप हॉफमैन एल्कीन जो बनेगी वो बनेगी मेजर एल्कीन। हालांकि इसमें अल्फा H कम है पर यही मेन बनेगी क्योंकि ये पहले एनायन बनेगा, एनायन जहां स्टेबल बनेगा ना वहां पर लिविंग ग्रुप फिर आसानी से निकलेगा। तो ठीक है, ये तो पहला केस पढ़ा अपन ने। अब सेकंड केस आता है। अब यहां क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन वो तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो तो आसानी से निकल जाएगा खुद ही। अब क्लोरीन तो आसानी से लीव कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर, लेकिन अब इस केस में ये जो बेस है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड है ये। ठीक है, ये जो बेस है ये बल्की बेस है, बल्की बेस। अब बल्की बेस जो है यहां ये बड़ा सारा है बल्की बेस, अब ये आएगा बल्की बेस और यहां से H खींचेगा, विड्रॉ करेगा अपनी ओर। अब आप देखो ये बड़ा सारा आएगा, तो बड़ा सारा अगर आएगा तो भीड़ भाड़ बहुत भयंकर होगी उसके अंदर, तो बड़ा ग्रुप बीच में से जाकर H+ को निकाले ये तो बहुत मुश्किल है यार। बड़ा ग्रुप बीच से जाकर H+, तो बीच से जा कैसे पाएगा वहां पर। ठीक है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ग्रुप बल्की है, तो वो क्या करेगा साइड से ही, जहां साइड से थोड़ा बहुत H मिले कोई दिक्कत नहीं है, बोले मैं तो बस यही कर पाऊंगा भाई। ठीक है ना, तो जैसे मोटा आदमी होता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है अब एक काम किया करो 100 कदम रोज चला करो। ठीक है, सर 100 कदम खुद को देखो एक बार। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे। और पतले को बोलता है कि हाँ 2 किलोमीटर चला करो। अरे समझ आए, तो डॉक्टर भी भाई प्रैक्टिकल बात करता है।
तो यहां प्रैक्टिकल बात ही करनी है। तो ये इधर वाले एच को तो इजीली खींच लेगा क्योंकि ये तो कोने पर है, कोने पर तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है, पर बीच में तो भीड़ भाड़ होती है। ऊपर वाले केस में लीविंग ग्रुप घटिया था, इसलिए पहले एनायन बनाना पड़ा। यहां पर लीविंग ग्रुप तो ठीक है लेकिन बेस बल्कि है। समझ आ गई बात आपको? तो यहां से क्या होगा, ये बल्कि बेस है तो ये क्या करेगा, ये यहां से H को रिलीज करवाएगा, इधर से H रिलीज होगा, इधर से Cl रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये देखो ये बल्कि बेस ये। तो ये हॉफमैन एल्कीन मेजर बनेगी, ये आप नोट कर लें। ये ऊपर वाला नोट हो गया था क्या ना? ठीक है। हो गया भाई? चलो, ये इसे अपन केस सेकंड मान सकते हैं। पहला केस था केस 1 व्हेन लिविंग ग्रुप इज फ्लोरीन, इसे अपन सेकंड केस कंसिडर कर सकते हैं व्हेन बेस इज बल्की। ये जो एग्जांपल है ना, इसे बल्की बेस वाला केस कंसिडर कर सकते हैं। तो इन दो केस में हॉफमैन बनेगा, और भी एक दो केस है तो वह लिख लो। केस सेकंड ऊपर कहीं जगह हो तो या इसके नीचे लिख लो, फिर एरो कर लो ऊपर की तरफ। when base is bulky, नेक्स्ट लिखो पायरोलाइसिस ऑफ R4NOH, पायरोलाइसिस ऑफ R4NOH। ये कैसे बनेगा, अपने पास में NR3 होगा और इधर ROH होगा। यहां नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर। ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की EN ज्यादा है तो इस पर डेल नेगेटिव आएगा, इस पर डेल पॉजिटिव आएगा, सिंपल। अब ये नाइट्रोजन लोन पेयर, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, R पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जिस पे पहले से पॉजिटिव है वो हो जाएगा न्यूट्रल।
तो क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा R4N, नाइट्रोजन ने डोनेट किया और क्या आ जाएगा OH माइनस। ठीक है, आप नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में ये R4N वाला एक केस है, इधर भी R है, इधर भी R है, इधर ये CH2 CH2 CH3, इधर CH2 CH3, नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज, ये रहा, और यहां है OH माइनस। ठीक है, और यहां अपन ने हीट किया है। सामने ध्यान दें। अब जैसे फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड वाले छोटे साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं तो अच्छे बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी करते हैं, ओवरलैपिंग अच्छी करते हैं, बॉन्ड अच्छा बनेगा, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो लीव नहीं करेगा इजीली। फ्लोरीन इसीलिए तो लीव नहीं करता इजीली। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी क्या होता है, एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, वो भी इजीली लीव नहीं करेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप वहां करते थे वो यहां करना पड़ेगा। वहां पर भी तो आप बेस कॉन्जुगेट बेस बनाते थे H+ रिलीज करवा के। तो यहां पर भी क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा पोजीशन से आप H रिलीज करवाओ। ये ग्रुप है, ग्रुप के बगल में केवल अल्फा है, बीटा है ही नहीं, केवल अल्फा है, बीटा है ही नहीं। दिस इज अल्फा, अगले वाला होता है बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज करवाना है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज करवा के एनायन बनाओ। तो यहां पर बनने वाला एनायन, तो रुद्राक्षी आप मुझे बताओ कि ये वाला जो बीटा पोजीशन पर जब H हटने से एनायन बनेगा और इस वाले बीटा पोजीशन पर जब H+ हटने से एनायन बनेगा, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? यहां मैं नेगेटिव बना देता हूं, इसे प्रॉब्लम क्या है, ये लो। अब मुझे एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि नीचे वाले में बगल वाले अल्काइल ग्रुप का क्या लग रहा है, +I। तो यार एनायन को स्टेबल करने के लिए तो बगल में विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए ना, विड्रॉइंग। यहाँ तो डोनर ग्रुप लगा दिया, पहले से नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेकर और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए चार्ज तो कम होना चाहिए ना भाई। तो यानी कि यहां पर यहां एनायन बनेगा और H+ निकल जाएगा। तो मैं अगले स्टेप में बना देता हूं, यहां पर जब क्वेश्चन करेंगे तब तो अपन एक ही स्टेप में बनाएंगे। CH3 C CH3, ये आ जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर प्लस आएगा, ये CH2, इधर CH2 और क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस बगल वाले कार्बन को डोनेट करेगा, और जब इधर बगल वाले कार्बन को डोनेट करेगा तो अब ये इस कॉन्जुगेट बेस ने जो लोन पेयर डोनेट किया उसकी वजह से ये घटिया लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा। तो NR3 बाहर निकल जाएगा, N, ये R और ये पूरा एक R। अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, लेकर, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था, इसने इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो बेसिकली क्या बनेगा बेटा, यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बनेगी, और क्या आ गया N, ये CH3, ये CH3 और CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये क्या, ये मेजर एल्कीन बनेगी। समझ आ गई बात? तो मैं आपको हिंट बता दे रहा हूं, करना क्या है इन क्वेश्चंस में। जब लिविंग ग्रुप पुअर हो, जब लिविंग ग्रुप पुअर हो, सेकंड पीरियड वाले हो, नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन इस तरह से, ठीक है, या फिर बेस बल्कि हो, इन सब में करना क्या है, बीटा H को रिमूव करके बनने वाले एल्कीन,
बनने वाले कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, वो वाला H रिमूव होगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें इतना, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। NR3 is also a bad leaving group. हो गया कि नहीं? चलो ये नोट कर लो इसके आगे, रिमूव दैट बीटा हाइड्रोजन एज H प्लस एट विच स्टेबल कार्ब एनायन इज फॉर्म। ऐसा कब करना है अपन को? जब एलिमिनेशन रिएक्शन में या तो लिविंग ग्रुप पुअर हो या बेस बल्की हो। Like fluorine, NR3, ester,
अभी एस्टर में भी अपन यही करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो। इसमें बीटा कार्बनी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर बीटा कार्बन नहीं है तो फिर सिंपल यहां से एक तो NR3 बन जाएगा मेरे पास, NCH3 का होल थ्राइस, और एक अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, CH3OH। नहीं सर, इसके अलावा कोई और अगर एल्काइल ग्रुप होता तो फिर कौन सा एल्काइल ग्रुप निकालते हैं? अरे कोई और एल्काइल ग्रुप होता तो वहां बीटा कार्बन हो जाता फिर। ठीक है, तो ये इकलौता ही केस है, नोट कर लो। अगर ये हुआ तो अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करना। बन गया क्या? हाँ जी, अगेन तरीका तो वही है। आप नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में चेक कर लो बीटा पोजीशन कहां पर है। तो ये तो अल्फा अल्फा अल्फा, इधर अल्फा, अब बीटा इधर भी है और बीटा इधर भी है ना? तो यहां पर ये रहा बीटा और एक ये रहा बीटा। तो कौन से बीटा एच को रिमूव करवाऊं? जहां H प्लस निकलने के बाद जो एनायन है वो ज्यादा स्टेबल बने। तो कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? राइट मत बोल देना, क्योंकि लेफ्ट वाला कार्बन आयन कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, है ना? तो यहां से एनायन बनेगा, यहां पर एनायन बनेगा। फिर वो एनायन क्या करेगा, वो एनायन इस पर अटैक करेगा। जब इस पर अटैक होगा तो यहां से NR3 बाहर निकल जाएगा। NR3 एक बैड लिविंग ग्रुप है, वो ऐसे बाहर निकलेगा कॉन्जुगेट बेस बनने से। ठीक है, तो यहां पर भी बीटा, ये बस अब मैं सीधा प्रोडक्ट बना देता हूं यहां से। इधर आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और जब ये अटैक करेगा तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से प्लस NCH3 का होल थ्राइस बाहर निकल जाएगा।
डिफरेंट पेन से बनाया है मैंने नेगेटिव चार्ज, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो इस स्ट्रक्चर में नहीं था, वो सेकंड स्टेप में बनेगा। हाँ भाई, ठीक है। अब अगला केस देखते हैं, फोर्थ केस, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। अरे ये सारे वही केस है, या तो लिविंग ग्रुप घटिया होगा या बेस बल्की होगा। घटिया लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? सेकंड पीरियड वाले, ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह से। अब पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर समझते हैं। देखो यहां पर हीट किया हुआ है, हीट किया हुआ मतलब एलिमिनेशन करना है। अब ये ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन एक बैड लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि सेकंड पीरियड का है। तो अगेन तरीका तो वही है कि ये ऑक्सीजन जहां अटैच है उसके बगल वाला ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। बीटा पोजीशन से H हटाओ, एनायन बनेगा, एनायन को अटैक करवा दो और इसको बाहर निकाल दो। जब ये बाहर निकल जाएगा तो O नेगेटिव जाएगा, उस O नेगेटिव पे कौन आ जाएगा? ये वाला H प्लस आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब ये होता कैसे है तो एक्चुअल में वो देख लेते हैं अपन। यहां पर क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पर इसको डोनेट करने लगता है। तो जब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है तो ये पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होने लगता है। जब ये पाई बॉन्ड इधर की ओर, भाई सिंपल सी बात है, ये पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड कहां शिफ्ट होता है? मोर ईएन की ओर। वीक बॉन्ड कहां शिफ्ट होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। ठीक है, वैसे तो सारे ही बॉन्ड चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो मोर ईएन की ओर ही जाएंगे, पर पाई वाला जल्दी जाएगा क्योंकि पाई वीक होता है। तो ये इधर की ओर गया तो यहां क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब ये इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट चले जाएंगे इधर की ओर। दोबारा देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इधर आया डेल नेगेटिव, इधर आया डेल पॉजिटिव। जब ये डेल पॉजिटिव आएगा तो ये इधर वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। जब इधर वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? डेल पॉजिटिव। जब इस पर डेल पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो इस हाइड्रोजन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? इधर। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को पॉजिटिव बना के वहां पर भगा दिया। तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ये क्या कर लेगा? आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से पहले यहां एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कितने मेंबर का बना? 1 2 3 4 5 6। पहले बीच में एक 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कुछ याद नहीं करना है अपन को एक ही चीज याद रखनी है, बीटा पोजीशन से H निकालकर बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, दैट्स इट। पांचों केस में यही काम करना है, ठीक है। तो यहां पर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। इसे बोलते हैं 6 MCTS।
अब क्या हो जाएगा, यहां एक तो बन जाएगा आर, इधर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ एच आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, इधर से स्टार्ट कर लो, CH3 CH2, फिर इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक CH और है और डबल बॉन्ड CH2। तो बेसिकली लेस ब्रांच्ड एल्कीन बनती है यहां पर, वही हॉफमैन प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर बनता है। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सिंपल बीटा पोजीशन फाइंड आउट करो। ये अल्फा, अल्फा के बगल में बीटा, अल्फा के बगल में बीटा, बीटा यहां से H निकाल के एनाइन बनाऊंगा, ना ना इधर से प्लस आई लगेगा, हटाओ से, यहां से एनाइन H प्लस हटा के एनाइन बनाऊंगा, बिल्कुल, और ये एनाइन यहां जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, नोट कर लेना। मैं इसको ये तो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है, पर अपन तो इसका दूसरा मैकेनिज्म भी नोट करेंगे, तकलीफ नहीं आनी चाहिए बस। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, सेकेंड मेथड नोट कर लो इसका, ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, बीटा पोजीशन पे एनायन बनाओ, जहां स्टेबल बनेगा वहां एनायन बनाओ, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो। और एक लास्ट केस है इसमें, पायरोलाइसिस ऑफ R3NO, पायरोलाइसिस ऑफ R3NO।
R3NO। ये है क्या, N, इधर R, इधर R, इधर R, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। सिंपल, ये है ये। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3N, CH2CH3, CH2CH2CH3, और ये आ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव और पॉजिटिव, R3NO। कोऑर्डिनेट O भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। अब यहां एरो पे हीट लिखा होगा, तरीका सेम है, तरीका सेम है। ऊपर वाला रह गया ना, करो नोट करो। वही, ये नाइट्रोजन जिन कार्बन से अटैच है, ये हो गया मेरे पास अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। मुझे लग रहा है इस वाले बीटा पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बगल में कोई प्लस आई नहीं है, और इस वाले बीटा पर नेगेटिव कम स्टेबल होगा क्योंकि बगल में प्लस आई है। सिंपल। तो ठीक है, यहाँ से H निकलेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा CH3N, CH2CH2CH3। ठीक है, इधर क्या था, ये O नेगेटिव था। अब देखो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव था ना, इसने जब इधर से इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या आया उस पर, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो हो जाएगा न्यूट्रल। और यहां से जो H निकला होगा, इसको अपन CH2 और H लिख सकते हैं ना ऐसे, ये H, ये इस तरह से। यहां से जो H निकला होगा वो कहां चला जाएगा, O नेगेटिव पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, और क्या बन जाएगा मेरे पास, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अपने से ये पूछता ही नहीं है कि ये क्या बना, अपने उसको तो एल्कीन बनानी है, तो वो अपने से पूछेगा कौन सी एल्कीन बनेगी केवल, तो ये आंसर देना होता है अपन को। तो केवल नोट कर लेना। एक बार गौर से देखोगे तो लिविंग ग्रुप यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन क्या होते हैं, बैड लिविंग ग्रुप होते हैं, बैड लिविंग ग्रुप। नोट कर लें इतना। हो गया बेटा। सिंपली समझ में आना चाहिए, बीटा पोजीशन से H प्लस निकला, एनायन बना, एनायन अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। हो
हो गया भाई? ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। तो 2 कार्बन से 4 कार्बन तक की एल्कीन होती है गैस, 5 से लेकर 17 तक होती है लिक्विड, और 18 या उससे अबव होती है सॉलिड। नोट कर ले फिजिकल स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल फोर्स के। वैन डर वाल फोर्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहला मॉलिक्यूलर वेट की और सेकंड सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। ये मैंने आपको एल्केन में भी समझाया था, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है मॉलिक्यूलर वेट को, याद रखना। हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी इनमें मॉलिक्यूलर वेट को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्काइन का, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये ज्यादा पोलर बॉन्ड होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस कार्बन की EN 3.25 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आता है, तो प्लस माइनस ज्यादा क्रिएट होता है। ज्यादा प्लस माइनस तो वैन डर वाल फोर्स उसमें ज्यादा स्ट्रांग होगा। वैन डर वाल फोर्स 3 टाइप के होते हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। सबसे स्ट्रांग होता है डाइपोल डाइपोल, जहां बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बॉन्ड पोलैरिटी के, बॉन्ड पोलैरिटी के। और ज्यादा पोलर बॉन्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा EN के, जो कहां होगा? एल्काइन में। नोट कर लो। नेक्स्ट लिखो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन।
किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली अभी। तो एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है? पाई बॉन्ड। मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी, जिनके पास भी पाई बॉन्ड होता है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, कि पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होकर वैलेंसी फ्री हो सकती है। वहां से पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है और वहां वैलेंसी फ्री हो सकती है। सही बात है ना? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एडिशन होगा, इस पे कौन अटैक करेगा? इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा भिखारी, या पैसे वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, वीकली बॉन्डेड पाई बॉन्ड, वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। अरे पाई बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी रहती है उस पाई बॉन्ड की वजह से। फटाक से ब्रेक करके कैश किया जा सकता है मुझे, मतलब खुद के ऊपर अवेलेबल करवाया जा सकता है। समझ आ रही बात? ठीक है, कि जैसे लोग थोड़ा बहुत खुद के पास कुछ ना कुछ लिक्विड मनी रखते हैं, मतलब ऐसे कि पता नहीं इमरजेंसी के लिए जो फंड रखते हैं ना, वैसा। तो ये पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड जल्दी से ब्रेक किया जा सकता है। ब्रेक हो जाएगा तो बाहर देने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ना, आर इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू, आप नोट कर लें, एल्कीन, इधर इतना नोट करो, एल्कीन एंड एल्काइन आर इलेक्ट्रॉन रिच। देखो केमिकल रिएक्शन, एल्कीन एंड एल्काइन आर इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू weak pi bond. Due to weak pi bond. Pi bonds. Hence, their characteristic reaction is electrophilic addition reaction, EAR। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इन पे भिखारी यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस तरह से। तो यहां पर एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। जैसे लेट सपोज RCH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा? ये है इसका स्टेप 1। ठीक है, RDS या स्लो स्टेप। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? जहां पैसा होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। देखो, जब जैसे ही उस भिखारी ने कहा कि भैया पैसा दो, तो ये क्या करेगा? इनमें से ये पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, या तो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा या इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया इधर की ओर शिफ्ट हो गया, तो क्या बन जाएगा? ये RCH, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव, और इधर CH2 पर आया नेगेटिव, उससे E पॉजिटिव जुड़ गया, ये इस तरह से। तो ये क्या बना? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। हो सकता है आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर इधर ही क्यों शिफ्ट हुआ? सर इधर भी तो शिफ्ट हो सकता था, तो इधर करवा लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है? जब आप इधर, नोट मत करना, जब आप इधर शिफ्ट करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर लेगा।
तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई, भिखारी यहां आ गया, तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो हमेशा इसी तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। आप तो ऐसा सोचा करो, ऐसे RCH डबल बॉन्ड CH2, यार यहां पॉजिटिव बनाऊं कि यहां पॉजिटिव बनाऊं? अरे नहीं, ये तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कम स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? इधर भी अल्काइल ग्रुप प्लस आई, इधर भी अल्काइल ग्रुप प्लस आई, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, 3 डिग्री होता तो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आते, तब और भी ज्यादा स्टेबल बनता। ठीक है, तो आपने जैसे यहां पॉजिटिव बना दिया, तो फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल लगा ना, इसका मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए होंगे, इधर पॉजिटिव बना होगा, इधर नेगेटिव बना होगा, और नेगेटिव पर भिखारी का अटैक करा दिया करो। ठीक है, अभी मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझा दिया, अभी अपन बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इनके। अब क्या हो जाएगा, भिखारी बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अरे पूरा पेयर में होता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, लेकिन बस पहले इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। क्योंकि रिएक्शन तो होनी है, पर कोई शुरू तो करे उसे। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहां जाके अटैक कर देगा। अच्छा, एक बात और है, यहां कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तब तब रीअरेंजमेंट होगा, ये नोट कर लो बेटा। ये सेकंड वाला स्टेप होता है फास्ट स्टेप। यहां क्या हो रहा है, आप इनिशियल रिएक्टेंट को देखो और फाइनल प्रोडक्ट को देखो। आपको देखेगा वहां एक पाई बॉन्ड था, और उस पाई बॉन्ड के ब्रेक करके अपन ने 2 सिग्मा अटैच कर 2 सिग्मा फॉर्म कर लिए। तो पाई तो वीक बॉन्ड था, यानी वीक बॉन्ड तो आपने ब्रेक कर दिया, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बना ना, सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग होता है पाई से, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एनर्जी कम कब होती है? जब प्रोसेस कैसा हो जाए? एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक का नोट कर लो।
एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। हो गया बेटा? ठीक है। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, नहीं इंटरमीडिएट नहीं, डायरेक्टली फॉर्म्ड इंटरमीडिएट, डायरेक्टली फॉर्म्ड इंटरमीडिएट, या आप इसे क्या बोल सकते हो, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है यहां पर, कार्बोकेटाइन बन रहा है। मैंने कहा था एलिमिनेशन रिएक्शन के अलावा सारी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंटरमीडिएट पर डिपेंड करती है। एक तो ये, ठीक है। एक बात ये है कि यहां पर कार्बोकेटाइन नोट करते जाओ, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट is formed, hence rearrangement may occur, hence rearrangement may occur। नोट कर लो।
इतना नोट कर लो, फिर समझते हैं इस बात को। हाँ जी, जैसे मेरी बात समझो, सामने ध्यान दो। ये जो कार्बन है, ये कार्बन 3 डिफरेंट बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। एक CH2 इलेक्ट्रोफाइल के साथ, एक एल्काइल ग्रुप के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब आप देखो इस ये जो कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब इससे चारों जो ग्रुप अटैच है वो क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट। अब बेटा ये जो कार्बन है ना, ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। sp2 कैसा होता है? प्लेनर होता है। कैसा? प्लेनर। अब जो न्यूक्लियोफाइल है जैसे ये प्लेनर स्पीसीज है, प्लेनर है ना, मैं इधर बना देता हूं इसको। ये कार्बन हो गया, ये इधर R हो गया, इधर H हो गया, इधर CH2 और E हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूक्लियोफाइल। अब आप देखो ये प्लेनर स्पीसीज है, तो प्लेनर पर ये कहां से अटैक करेगा? आगे से अटैक करे कि पीछे से अटैक करे? कहां अटैक करने के चांसेस ज्यादा है? अरे प्लेनर तो दोनों साइड से सेम होता है, एक प्लेन में ही तो है वो, तो दोनों साइड से क्या है? सेम है। जैसे अगर मान लो किसी एक तरफ झुका होता तो फिर पीछे से अटैक इजीली कर लेता, क्योंकि इधर तो ग्रुप का रिपल्शन होगा। पर वो इस तरह से झुका हुआ नहीं है किसी भी एक तरफ पिरामिड की तरह, वो तो ऐसे प्लेनर है। अब प्लेनर है तो जितना अटैक सामने से कर पाएगा उतना ही अटैक पीछे से कर पाएगा। प्लेनर स्पीसीज भी यही तो खास बात होती है, आगे पीछे सेम होते हैं वो। तो यहां पर ये आगे से भी अटैक कर सकता है और ये पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो अगर आगे से अटैक करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लो R आ रहा है, तो पीछे से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन S आएगा। ठीक है, जितना चांसेस आगे से अटैक करने के उतना ही पीछे से अटैक करने के, यानी 50% R बनेगा, 50% S बनेगा। और R और S क्या करते हैं? PPL को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। अब जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो वैसा उसके करस्पॉन्डिंग रोटेशन ज्यादा होगा, पर यह अमाउंट तो इक्वल बनेगा 50-50%, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो बराबर होती है। तो 50% R बनेगा, 50% S बनेगा, यानी 50% क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो नेट रोटेशन कितना आएगा? 0। वही तो होता है रेसिमी मिक्सचर। अपन ने 2 कंपाउंड पढ़े थे, एक पढ़ा था मीजो, एक पढ़ा था रेसिमिक मिक्सचर। मीजो में तो क्या होता है, एक ही कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर होते हैं, और वहां पर प्लेन मतलब एक से ज्यादा कायरल सेंटर होता है और POS होता है। तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से वहां नेट रोटेशन 0 आता है। ऊपर वाला कायरल सेंटर अलग डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, नीचे वाला कायरल सेंटर अलग डायरेक्शन में रोटेट कराता है। वो तो इंटरनल कंपनसेशन। एक होता है रेसिमिक मिक्सचर, कि 2 अलग अलग कंपाउंड होते हैं पर दोनों का रोटेशन, ठीक है, सेम कंपाउंड की ही 2 फॉर्म होती है, एक स्मॉल d एक स्मॉल l, या एक R और एक S। तो वहां पर नेट रोटेशन 0 आता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन रेसिमिक मिक्सचर बोला था आपने उसे, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर। इफ कार्बोकेटाइन कन्वर्ट्स इनटू ओनली कायरल सेंटर, ओनली मतलब वो जो बनेगा बस वही कायरल सेंटर बनेगा, तो उसमें आगे से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी अटैक हो सकता है। लेकिन ये सेकंड वाला पॉइंट क्या है? बट इफ इन कंपाउंड वन कायरल सेंटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड वन जरूरी नहीं है, वन और मोर, ठीक है। वन कायरल सेंटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड आफ्टर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अनदर कायरल सेंटर इज फॉर्म,
ठीक है, तो अब एक बात है, जैसे जैसे यहां पर मेरे पास एक कंपाउंड है RCHCl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और CH या CH ये। अब यहां पर पहले अपन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं। ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा। आपको समझ में आ रहा होगा ना बेटा, क्योंकि यहां क्यों अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? नहीं, भिखारी कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पर, पैसे वाले पर। तो अब एक काम करो, यहां पर पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव बनाओ और यहां पॉजिटिव बनाओ। अब कहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बनेगा? यहां, क्योंकि 2 डिग्री पॉजिटिव होगा और ये 1 डिग्री पॉजिटिव कार्बोकेटाइन होगा। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री वाला। तो यहां, तो इसका मतलब ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर। जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इधर तो बन जाएगा पॉजिटिव और इधर बन जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या बना? RCHCl, फिर आएगा CH2, फिर आएगा CH और CH2 और इलेक्ट्रोफाइल, और इधर बन गया पॉजिटिव चार्ज। ये तो क्या है? इसका स्टेप 1। अरे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, ये क्या होता है इसका? ये तो स्लो स्टेप होता है। ये कार्बन कैसा है? ये कायरल है, ऑलरेडी ये कायरल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो कायरल है। अब यहां, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सेकंड स्टेप क्या होता है इसका? फास्ट स्टेप होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां, तो क्या बनेगा? RCHCl, CH2, CH, CH2E और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। अब आप, ये एक कायरल पहले से था। अब यहां पर चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? इस कार्बन पे चेक करो, चारों ग्रुप डिफरेंट है क्या? एक H है, एक न्यूक्लियोफाइल है, एक ये ग्रुप है और एक ये अलग ग्रुप है पूरा। तो ये भी क्या बन रहा है? ये कायरल सेंटर बन रहा है। अब भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा इस वाले सेंटर पे। तो मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो ये R है, तो ये तो जीवन भर R ही रहेगा, क्योंकि यहां तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इधर वाला तो मैंने R मान लिया। अब इधर वाला जब ये आगे से अटैक करेगा तो R बन रहा है, मान लो, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कायरल सेंटर CC, ठीक है। और इसे मैं मान लेता हूं सेकंड कायरल सेंटर। तो ये फर्स्ट कायरल सेंटर और ये सेकंड कायरल सेंटर। पहले वाला कायरल सेंटर तो R ही रहेगा, ठीक है। ये कब बनेगा? जब ये मान लो, लेट सपोज फ्रंट अटैक, जब आगे से अटैक हो रहा है तो R बन रहा है, लेट सपोज। तो जब पीछे से अटैक होगा तो 100% S बनेगा। तुम गलत समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे से अटैक करता तो R बनता है। मैं कह रहा हूं अगर आगे से अटैक करने पर R बनाना तो पीछे से अटैक करने पर S बनेगा, और अगर आगे से अटैक करने पर S बनाना तो पीछे से अटैक करने पर R बनेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये बैक अटैक आ जाएगा। अगर एक ही कैरल सेंटर होता है तो केवल ये बनता है, नहीं ये नहीं, एक ही कैरल सेंटर होता तो ये तो होता ही नहीं ना, फिर ये बनता है R और S। R और S एक दूसरे के क्या बनते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन अगर दो कैरल सेंटर है तो आप चेक करो कि एक सेंट पहले वो क्या, R का क्या बन गया इधर R, और इधर R का क्या बन गया S। अरे सबका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तब बनता है एनेंटियोमर। और अगर कोई किसी एक का मतलब कुछ चेंज हो जाए, कुछ चेंज नहीं हो, तो वो क्या, उसे क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर। तो अगर एक भी कैरल सेंटर नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पर या न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने पर इकलौता कैरल सेंटर बन रहा है,
तो वहाँ रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक होगा। पर अगर एक कैरल सेंटर पहले से है और दूसरा कैरल सेंटर न्यूक्लियोफाइल के थ्रू बन रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक करेगा, बैक से भी अटैक करेगा। तो यहाँ तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, जहाँ पहले से कैरल सेंटर था यही चेंज हो रहा है, तो क्या बनेगा? डायस्टेरियोमर। नोट कर लो भाई। पहले वाले पे कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज। नो चेंज किस में? इन कॉन्फ़िगरेशन। पहला वाला आर का आर ही रहेगा या एस का एस ही रहेगा? दूसरे वाले का ही चेंज होगा। ये समझ आया कि दोबारा एक्सप्लेन करूं इसे? अरे बोलो भाई, दोबारा करूं? नोट हो गया? नोट कर लो एक बार। हो गया बेटा? ठीक है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं एक तो, इसलिए दोबारा पूछते हैं। ये HOH HOH OHH, ये CHO, इधर आ जाएगा HOH HOH HOH
CH2OH और CHO। अगर इन दोनों को थोड़ा गौर से देखो ना तो केवल इस पॉइंट पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। इधर OH है, उसमें इधर H है, मतलब इसको पलट दिया आपने। बाकी इन दोनों पॉइंट पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हैं। जहां किसी एक पॉइंट पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज, मतलब कुछ पर चेंज हो जाए, कुछ पर चेंज ना हो। अगर कहीं भी चेंज नहीं हो तो वो आइडेंटिकल होते हैं, और अगर सब जगह चेंज हो जाए तो वो एनेंशियोमर होते हैं। कुछ जगह चेंज हो, कुछ जगह चेंज ना हो तो वो डायस्टेरियोमर होते हैं। यहां ऐसा ही हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस पॉइंट पर कोई अटैक ही नहीं हो रहा तो कोई चेंज भी नहीं होगा। अटैक वहां हो रहा है, एक बार फ्रंट से एक बार बैक से, इसलिए वहां चेंज होगा। बहुत अच्छी बात है। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो आप। तो अच्छा, पहले कौन अटैक करता है? पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, कंपेयर रेट ऑफ EAR CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3 हाँ जी, बताओ इन तीनों में मुझे रेट को कंपेयर करके बताओ। ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो आप, नीचे वाला रहने दो। हाँ भाई, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो यहां कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, इसमें कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, और इसमें कार्बोकेटाइन तो कहीं भी बना दो। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे ना, कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक जगह कार्बोकेटाइन बना दो। तो इधर तो नहीं बनाऊंगा कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री वाला थोड़ी स्टेबल होता है। अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लो भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हो सकता है आपको नहीं पता हो। 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री वाले से, देन 1 डिग्री वाले से। अच्छा, हो सकता है आपको ये भी नहीं पता हो कि ऐसा क्यों होता है। ये होता है 3 डिग्री, यहाँ बगल में 9 अल्फा H है। अगर 2 डिग्री होगा ना तो वहाँ बगल में केवल 6 अल्फा H होंगे, और ऐसे ही 1 डिग्री में और भी कम हो जाएंगे अल्फा H। इतना भी नोट मत करो तुम, है ना, कि हर चीज़ नोट कर रहे हो। पीछे से रिवाइज कर लेना, देखो तो। ठीक है, तो इसलिए 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ कार्बोकेटाइन, यहाँ कार्बोकेटाइन, यहाँ कार्बोकेटाइन, ये वाला 3 डिग्री बनेगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 1। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, रेट ऑफ EAR किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेट ऑफ EAR ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना ध्यान रखना हमेशा।
सिर्फ प्लस नहीं बनेगा, प्लस और माइनस दोनों बनेंगे। माइनस पे तो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ चुका है। अच्छा, यहां कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। बता भाई शुभम, इनमें कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड वाला होगा। यहां 3 अल्फा एच होगा, यहां 2 अल्फा एच होगा, यहां 1 अल्फा एच होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं पहले, इंडक्टिव इफेक्ट बाद में देखते हैं, पहले अल्फा एच चेक करते हैं। तो sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर लगी एच अल्फा एच, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन 1 देन 2 देन 3। पहले रेजोनेंस सोचा करो, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। जैसे अगर इसमें एक ऑप्शन ये होता, यहां OH लगा होता, तो फिर सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां लोन पेयर है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा? ये प्लस एम ग्रुप होगा। समझ आई क्या बात आपको? तो ज्यादा स्टेबिलिटी तो प्लस एम की आती है ना भाई। ठीक है, तो ये नोट मत करना, ये सब कर चुके हैं अपन, बस रिवाइज करना, इसको नोट मत करना, रिवाइज करना, GOC रिवाइज करना। हो गया इतना नोट? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल है ना, इसे एम के रूल भी बोलते हैं, एम के रूल। बस अभी अपन नोट तो कर नहीं पाएंगे ज़्यादा, है ना, इतना ही टाइम बचा है। चलो बस, इतना भी नहीं बचा, तो आप हेडिंग नोट कर लें। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, वो ये मार्कोनिकोव रूल। अभी अपन मार्कोनिकोव रूल ही पढ़ रहे थे, ठीक है, बस बिना उसका नाम लिए। चलो कोई नहीं, वो मॉड्यूल सोल्व हो गया क्या अपना पहले वाला GOC का? डिस्कस हो गया? ठीक है, चलो।